रिलेशंस तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये फंक्शंस अब किस बला का नाम है और यहाँ तक हम पहुँचे तो पहुँचे कैसे? क्योंकि रिलेशंस और फंक्शंस के बीच में कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए। और ऐसी क्या प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो गई कि हमें रिलेशन से फंक्शंस पे आना पड़ा? तो ये सब बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देने में आज आई हूँ आपके पास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस का पहला लेक्चर, जो कि फंक्शंस के बेसिक्स के ऊपर होगा और साथ में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिलेशंस जब हमने पढ़ा है तो रिलेशंस के बाद फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और फंक्शंस हम पढ़ क्यों रहे हैं? फंक्शंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फंक्शन से ही रिलेटेड आगे बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन, उसके बाद डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, तो ये सब जो कैलकुलस का पार्ट है इधर पे भी फंक्शंस का यूज़ होने वाला है। तो हम लोग क्यों ना इस फंक्शंस चैप्टर को सबसे पहले पढ़े, इसलिए मैंने सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस को पहले लिया। ठीक है, सेट्स से हमने रिलेशंस को कनेक्ट किया, रिलेशन से अब हम फंक्शंस को कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये फंक्शन जो है, फंक्शन का खुद का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का काम करना। ठीक है, तो आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलर सिस्टम। ये क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी में बहुत पूछे गए होंगे और भी बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, साइंस में ऑब्वियसली, ठीक है, क्लास 10 तक। लेकिन ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस का मीनिंग यहाँ पे यही है कि नहीं, ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस अपने माइंड में चलाते रहो, ठीक है। और वो क्वेश्चंस को ही मैंने जस्ट फ्रेम कर दिया है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो मैंने आज आपके लिए ये वाला लेक्चर फॉर्मेट इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि लेक्चर एक पर्टिकुलर पाथ पे चलेगी, ठीक है। और व्हाइट बोर्ड की चीज़ ना क्या होता है, कभी कभी आपके माइंड से मिट जाती है पूरी तरह से, लेकिन ये जो नोट्स है ये आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाएगी। और अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक अटैच्ड होगी, लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, ठीक है। गूगल ड्राइव की लिंक है वो अटैच कर दी गई है, उसको जाके क्लिक करो और डाउनलोड करो। और साथ में अगर नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, ये सब लिंक्स भी चाहिए तो वो लिंक्स भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस को हम रिलेट करेंगे किससे? रिलेशन से। रिलेट करना है किससे? रिलेशन से, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा, कनेक्शन क्या है भाई इन लोगों के बीच में, रिलेशन के बीच में और फंक्शन के बीच में कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो कनेक्शन क्या है, जब ये क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है बच्चों की तरफ से कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि रिलेशंस के बाद हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जब कभी भी हम रिलेशन लेते थे, ऐसे दो सेट्स का, देखो ऐसे दो सेट्स का रिलेशन लेते थे और ऐसे रैंडमली किसी को भी कहीं से कुछ भी कनेक्ट कर देते थे। एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो जाते थे रैंडमली इधर से क्या कहते हैं, डोमेन से को डोमेन में, तो वो एलिमेंट्स क्या होते थे, रैंडमली कहीं से भी किसको भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स को एसोसिएट करने के लिए हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, यानी हम किसी भी एलिमेंट को किसी से भी कनेक्ट कर देते थे। मान लो हमारे पास एक सेट ऑफ डॉग्स है और एक सेट ऑफ ओनर्स है, ठीक है, डॉग के ओनर्स जो है, ठीक है। तो वो जो डॉग्स है वो क्या हुए, पेट्स हुए, लॉयल होते हैं बहुत। तो वो जो डॉग है, उस डॉग को हम क्या जो ओनर नहीं है उससे भी कनेक्ट कर देंगे क्या? तो वही चीज़ अराइज हो गई प्रॉब्लम कि जब अगर हमको कोई चीज़ को ऐसे डिफाइन करना है कि ये इसी बंदे के पास जा रहा है या फिर ये इसी पर्टिकुलर बंदी के पास जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये अराइज होने लगा लोगों के माइंड में कि ये तो एक रैंडम कुछ भी बना दिया गया है, इसका तो कोई प्रॉपर रूल ही नहीं है, इसके लिए तो हमारे पास कोई सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है, कुछ भी हम कर रहे हैं, इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, उसको उससे रिलेट कर रहे हैं, डोमेन से को डोमेन में कहीं से भी किसी को रिलेट कर दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ हो रही थी, ये चीज़ पूरी एकदम कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ में, ठीक है। तो कैसे क्लैरिटी नहीं थी? कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट को कहीं से भी एसोसिएट हो जा रहा था, ठीक है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट को डोमेन के कोई भी एलिमेंट से डायरेक्ट एसोसिएट हो जा रहा था। आपके लिए डोमेन इधर होगा, कोडोमेन इधर होगा, ठीक है। तो जो भी है, डोमेन जो रहता है वो मेन क्या रहता है हमारा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं कोडोमेन से। तो ये जो एलिमेंट्स का एसोसिएशन था, जो रिलेशन था, ये क्लियर नहीं बता पा रहा था कि पर्टिकुलर कौन सा बंदा किसके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई, इसका एक सॉल्यूशन निकालने की सोची गई, ठीक है। और एक सेट ऑफ रूल्स की हमें रिक्वायरमेंट हुई, और वो जो सेट ऑफ रूल्स है वो हमें किसने दिए? गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज, ठीक है। तो इन्होंने मेन शुरू किया
किसको, फंक्शंस को क्रिएट करना, फाइंड करना, रूल्स को फाइंड करना। और आयलर जो थे या फिर ऑयलर, ठीक है, लियोनार्ड ऑयलर, इन्होंने हेल्प की, या फिर हेल्प तो नहीं बोल सकते, इन्होंने उस रिसर्च को आगे बढ़ाया और इन दोनों लोगों ने मिलके ही क्रिएट किया फंक्शंस। तो ये जो रूल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये किसने क्रिएट किया है? इन दोनों ने ही मिलके क्रिएट किया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे का भी देख लेते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आया, इन लोगों ने जो रूल्स क्रिएट किए तो इसकी वजह से हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स आए और उस सेट ऑफ रूल्स को नाम दिया गया फंक्शंस, ठीक है। तो वो रिलेशंस जो थे वो एक रैंडम कनेक्शंस थे, ठीक है, जिसका कोई भी ऐसा रूल सेट नहीं था। लेकिन अब जब सेट ऑफ रूल्स उसमें लग गए तो उसको एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उन रिलेशंस को काम कराने लगे वो रूल्स, और वो जो काम करा रहे थे अपने तरीके से, अपने रूल्स के हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से, तो उसको क्या बोला गया? फंक्शंस। तो कभी भी अगर माइंड में ये क्वेश्चन आए कि फंक्शंस क्या है, फंक्शन का मतलब तो काम करना होता है, तो काम करना ही होता है, ठीक है। रिलेशंस को काम कराना एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से, उसे ही बोला जाता है फंक्शन। यानी फंक्शन और कुछ और नहीं है, वो एक है तो रिलेशन ही, लेकिन एक रूल्स के साथ, एक सेट ऑफ रूल्स के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो नोट्स है ना, ये आपके माइंड में एक मैप क्रिएट कर रहा है और इसे ही बोला जाता है माइंड मैप, ठीक है। तो मैंने तीनों काम एक साथ कर दिए, लेक्चर भी दे दिया, नोट्स भी दे दिए, नोट्स से मैंने माइंड मैप्स भी क्रिएट कर दिए, जो कि आपके एग्जाम में सुपर बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। अब जो है फंक्शंस, वो है क्या चीज़? तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो फंक्शंस है, फंक्शंस ये क्या चीज़ लेके आया अपने साथ? रूल्स तो लेके आया ही, लेकिन ये रूल्स का क्या मतलब काम क्या हुआ? रूल्स का काम ये हुआ कि ये प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आया। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, किसी भी एलिमेंट का किसी के साथ एसोसिएशन। ए अगर दूसरे सेट के बी से कनेक्टेड है तो ए का बी के साथ एसोसिएशन, ठीक है। अगर इधर पे डोमेन में आपके 8-10 एलिमेंट हैं, उन 8-10 एलिमेंट का अपने पर्टिकुलर को डोमेन में एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशन होने वाला है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के अंडर में हो रहा है। तो प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कुछ एक प्रिसाइज, यानी क्या होता है? प्रिसाइज जो बोलते हैं एकदम परफेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक पर्टिकुलर रूल्स निकाले गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स को उसमें सेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ऑब्वियसली नहीं आई है तो आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज इट? प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? रूल्स हैव बीन मेड फॉर एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू अनदर। एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जो एसोसिएशन बनाया गया है उसके लिए हमने रूल्स सेट किए हैं, और वो रूल्स ही है हमारे प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस। इस वर्ड को माइंड में ज़रूर रखना, क्योंकि प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस जो ये नाम है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ये फंक्शंस के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। कोई अगर आपको पूछ ले कि फंक्शंस क्या है तो आपको सीधे बोलना है इट इज़ अ प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपको पूछे कि प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है तो एक सेट ऑफ रूल्स लगा के एलिमेंट्स को एसोसिएट करना, दोनों सेट के एलिमेंट्स को, डोमेन के एलिमेंट्स को को डोमेन के एलिमेंट्स से एसोसिएट करना, इसे ही तो कहा जाता है फंक्शन। ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट रूल्स हैव बीन मेड। अब रूल्स क्या है? देखो, रूल्स हमको पता है कि एक सेट ऑफ रूल्स लगाए गए हैं और वगैरह वगैरह सब बातें पता चली हमें, लेकिन ये जो सेट ऑफ रूल्स है ये है क्या एग्जैक्टली? क्या रूल्स डाले हैं इन लोगों ने? आओ देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे वो सेट ऑफ रूल्स। ए है, बी है, ठीक है। तो एक येलो कलर का मैंने ए लिया है, ब्लू कलर का बी लिया है, और ए को बी से हमने रिलेट किया है। तो अब तक आपको रिलेशंस जो पता था उसके हिसाब से था, ठीक है। लेकिन अब हम इसको फंक्शंस बुलाएंगे, क्योंकि इसमें जो सारे नियम हैं, जो नियम रूल्स हैं, वो उनका फॉलो हुआ है, उनका पालन हुआ है, ठीक है। तो येलो वाले में हमने देखा कि वो डोमेन है, ठीक है। हमको पता ही है ना डोमेन है। तो येलो वाले में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की डायग्राम से कि 1 2 3 4 ये चारों के चारों एलिमेंट्स, इन चारों का यूज़ किया गया है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए? हाँ बिल्कुल मैम, ऐसा ही होगा। चार के चारों एलिमेंट्स आए हैं तो ये एक ऐसा, मतलब इसके पीछे कोई प्रॉपर ऐसा रूल नहीं है, रूल है, ठीक है। It is necessary that all the elements of set A should be covered.
सारे एलिमेंट्स को आना ज़रूरी है, यानी डोमेन को कंपलसरी किया गया है कि आपको स्कूल आना ही है। लेकिन कोडोमेन के लिए ये रूल है क्या? नहीं। देख लेते हैं, ब्लू वाला जो दिख रहा है उसमें ए और बी स्कूल नहीं आए हैं, तो ये जो पर्टिकुलर जो ब्लू वाले बच्चे हैं इनको इतना कुछ कंपलसरी नहीं था आज के दिन स्कूल आना, ठीक है। तो इसमें सारे के सारों को कंपलसरी नहीं रहता है, इसमें कुछ लोग भी आए तो भी चलता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी कवर्ड, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दी है, ये दोनों चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं और यही चीज़ बोली जाएगी अभी एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, परोसी जाएगी आपको एक डेफिनेशन के फॉर्म में, और वो डेफिनेशन देख के आप डर जाओगे और पहले ही बार में बोलोगे कि फंक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फंक्शन समझ में आ रहा होगा आपको अगर आप उसको सही से पढ़ोगे। तरीका होता है ना हर एक चीज़ को पढ़ने का, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो अभी पहला जो हमारा रूल है वो क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। एंड सेकेंड रूल इज कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। भाई ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं की। चलो देखते हैं। सेकेंड जो हमारा रूल है वो बोल रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे जो एलिमेंट से, जो कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट को ही रिलेट कर सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये जो 1 है ये इससे भी रिलेट हो जाए डी से? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी कि ये 1 जो है ये डी से रिलेट हो रहा है कि नहीं, या फिर ये जो 4 है ये एफ से रिलेटेड हो। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर यहाँ के जो ए वाले के जो एलिमेंट्स हैं वो तो धोखा देने लगेंगे, वो एक ही एलिमेंट 5-5 को रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। अगर उधर पे 7 एलिमेंट्स हैं तो सातों के सातों को रिलेट कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक सेट होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए। उन्होंने एक रूल बना दिया है कि यहाँ के सारे जो ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं यानी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ एक ही जन को जाके मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम ए जो है हमारा डोमेन है उसको डॉग्स का सेट मान लेते हैं और बी जो है उन्हें ओनर्स का सेट मान लेते हैं, ठीक है। तो डॉग क्या होता है? बहुत लॉयल होता है, वो अपने ओनर के पास ही जाएगा। तो ओनर यहाँ पे जो है वो हर कोई अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओनर ऐसे एक्स्ट्रा हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो बहरूपी हैं, वो ओनर बन के आए हैं डॉग्स के। तो क्या डॉग एक अननोन इंसान के पास जाएगा? नहीं जाएगा, वो अपने मालिक के पास ही जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमारी फंक्शंस में भी चल रही है, ठीक है। जो 1 नंबर का डॉग है क्या वो ए के पास जाएगा? अगर ए ओनर ही नहीं है तो वो उसके पास क्यों जाएगा, ठीक है। बी के पास, बी भी ओनर नहीं है, लेकिन 1 का जो ओनर है वो सी है, तो वो अपने सी के पास यानी ओनर के पास चला गया, ठीक है। वैसे ही 2 किसके पास चला गया? ई के पास। 3 चला गया डी के पास। तो ऐसा जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो हर एक जो अपने डॉग्स है वो लॉयल इतने हैं कि अपने ओनर के पास जा सकते हैं। लेकिन क्या एक ओनर के पास एक से ज़्यादा डॉग नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये डी के जगह ना लगकर, यानी 4 जो है वो डी के पास ना जाकर अगर ई के पास गया होता, अगर मान लो 4 जो है वो ई है उसका ओनर, ठीक है, तो 4 ई के पास गया होता तो 2 भी ई के पास गया होता और 4 भी ई के पास गया होता। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है। क्या है ये कंडीशन? मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो कंडीशन थी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें हुआ क्या कि एक जो ओनर का सेट था और एक था हमारे पास डॉग्स का सेट। तो डॉग्स जो हमारे रिप्रेजेंट किए थे वो 1 2 3 4 था समथिंग, ये ABCD था, ठीक है। डॉग्स को 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ABC से। बहुत रफली लिख रही हूँ। यहाँ पे जो 1 नंबर वाला डॉग है वो A से भी कनेक्टेड होगा और 1B से भी कनेक्टेड होगा। ये होने के चांसेस निल है क्योंकि कोई भी डॉग रहता है वो अपने ओनर के पास ही जाएगा, उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो डॉग है ये A के पास जा रहा है तो दूसरा डॉग भी A के पास जा सकता है क्योंकि इस ओनर के पास 2 डॉग होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये चांस नहीं हो सकता। तो ये ऐसे एक तरीका है, एक एग्जाम्पल है आपको याद रखवाने का कि कभी भी डोमेन के एलिमेंट्स एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डोमेन के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो बहुत लॉयल रहते हैं, वो एक ही के पास जाता है, ठीक है। तो डॉग्स का ही एग्जाम्पल बेस्ट रहता है और लॉयल्टी जहाँ पे आती है वहाँ पे डॉग्स सबसे पहले आते हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे 1 जो है वो एक डॉग है
और वो ए और बी दोनों के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने ओनर के पास ही जाएगा। तो 1 चला गया अपने ओनर के पास, सेकंड वाले केस में देखो 1 चला गया अपने ओनर के पास ए के पास, और 2 भी चला गया ए के पास, और 3 जो है वो सी के पास चला गया। तो ये बी अकेला रह गया क्योंकि बी एक बहरूपिया था, वो ओनर नहीं था। तो 1 और 2 क्या हुए, वो बहुत लॉयल थे, वो अपने ओनर के पास ही गए बिस्किट लेने, वो अपने ओनर के पास ही गए। बी वाला भी बिस्किट दे रहा था लेकिन वो उसके पास नहीं गए। ठीक है, तो ये लॉयल्टी शो कर रहा है इन एलिमेंट्स की, और ये एलिमेंट्स जो हैं ऐसे जा सकते हैं, 2 या 3 एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट कोडोमेन की तरफ जा सकते हैं, और एलिमेंट्स जो रहते हैं कोडोमेन में वो खाली भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी, चलो इसे रहने ही देती हूँ, ये आपके समझने में काम आएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये तो बहुत इजीली समझाई गई थी, मैंने आपको एक कंडीशन और ऐड करके बता दी कि ऐसा भी हो सकता है। आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जब आप देखते हो तो डर जाते हो, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया फंक्शंस क्या है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन, तो अब क्यों डरे हम इससे। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, एलिमेंट्स होने चाहिए उनमें। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ। तो ये कब होगा फंक्शन, अगर पहली कंडीशन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू बी। तो ये बी जो है, ये जो कैपिटल बी है, ये क्या हुआ, ये कोडोमेन हुआ, कैपिटल ए डोमेन हुआ। हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए एक कोडोमेन में एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, यानी एक यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। वही चीज़ को इस तरह से लिख दिया गया है, सच दैट ए बी जो ये है सेट है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, एफ को बिलोंग करना चाहिए। मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो है ही है लेकिन इसके साथ ये रिलेशन भी है। ठीक है, तो फंक्शन है और साथ में रिलेशन भी है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी लगनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी अगर एफ में बिलोंग करते हैं और ए सी अगर एफ में बिलोंग करते हैं, यानी फंक्शन है ए बी और ए सी अगर ये फंक्शन में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू सी। ऐसा क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया क्योंकि अगर पहला एलिमेंट दोनों में सेम होगा, पहला एलिमेंट अगर दोनों में सेम होगा तो ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये भी सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना के देखते हैं, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए, ठीक है, ये बहुत लॉयल डॉग है, तो ए जो है वो बी और सी दोनों के पास नहीं जा सकता है। तो अगर वो जा रहा है दैट मीन्स बी और सी अलग इंसान नहीं है, वो सेम इंसान है। तो ये था मेरा कंसेप्ट, और मैंने पढ़ाया कैसे, मैंने एक डॉग और ओनर के एग्जाम्पल से पढ़ाया। ये एग्जाम्पल माइंड में ज़रूर रखना कि ए जो है वो डॉग है और वो बी और सी दोनों के पास ना जाके वो सिर्फ बी के पास ही जाएगा, क्योंकि बी और सी अलग इंसान नहीं है, बी और सी सेम इंसान है। ये होना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ फंक्शन हो ही नहीं सकती। अगर फंक्शन नहीं है तो फिर ये चीज़ हम डेफिनेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, पर ये डेफिनेशन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन है तो ये कंडीशंस लग रही है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो मान लो कि एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है ए बी ए सी, और आपको 100% श्योर बताया गया है कि वो फंक्शन है, तो फिर वो जो बी और सी है वो अलग एलिमेंट्स नहीं है, वो सेम ही है, यानी वो अलग अलग ओनर नहीं है, वो अलग अलग नाम डाल दिए होंगे उस पर्टिकुलर बंदे ने लिस्ट में, पर है वो एक ही बंदा। ठीक है, यानी बी और सी सेम है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करनी है वो देख लेते हैं। तो थिंग्स टू नोट, फंक्शन इज अ रिलेशन बिकॉज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमको पता है कि रिलेशन किसका सबसेट रहता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वही चीज़ है। अब फंक्शन कुछ और नहीं है, रिलेशन है, और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहता है, दैट मीन्स फंक्शन भी सबसेट हुआ। तो अब सेकंड देख लेते हैं, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, मैपिंग भी कह सकते हैं हम फंक्शन को। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर के 2 कंडीशंस हैं। पहला है इन अ फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ ए अपीयर्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ। ठीक है, तो जो फंक्शंस के एलिमेंट्स लिखते हैं उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, A1 B2 C3। ठीक है, और देखो मैंने A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, ये सब सेपरेट सेपरेट लिखा है।
तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स को जाके वो कन्वर्ज होता है, ठीक है। A1 के पास गया, B2 के पास, C3 के पास, तो ऐसा हो सकता है। अब जो दूसरा वाला हमारा मेन है वो चीज़ पे हमको ध्यान देनी है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ F शुड नॉट हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मान लो A1 A2 ऐसा दिख रहा है, तो अगर ये फंक्शन कहा गया कि ये नहीं, ये फंक्शन है ही है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, A1 और A2 ये जो 1 और 2 है ये सेम ही इंसान होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन का आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई, ठीक है, आपको एक दे दिया गया है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज ए जो है क्या है, डोमेन को बिलोंग करता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ये जो ए है ये डोमेन को बिलोंग करता है, और 1 और 2 ये किसको बिलोंग करते हैं, को डोमेन को। तो डायग्राम में ध्यान दो कि ए जो है ये डोमेन को बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 को डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, और एक चीज़ दिखाई गई है कि ए जो डॉग है, ए नाम का जो डॉग है वो 2 ओनर्स के पास जा रहा है, वो 1 के पास भी जा रहा है, वो 2 के पास भी जा रहा है। तो मैं यहाँ से देखते ही बता दूंगी कि भाई ए जो है वो दोनों के पास नहीं जा सकता। अगर तुम बोल रहे हो कि ये फंक्शन है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि 100% ये फंक्शन है, क्वेश्चन में ही दे रहे हो, तो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि ये जो A1 A2 है ये अलग अलग नहीं है, बल्कि 1 और 2 जो ये एलिमेंट्स ये सेम ही है, यानी 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये चीज़ बोल रहे हो कि फाइंड करो ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैं ये बोलूँगी कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक डॉग है वो इतना लॉयल होता है डॉग कि वो अपने ओनर के पास ही जाएगा, तो ये 1 और 2 दोनों के पास क्यों जाएगा। तो ये रहा सीधा सीधा मेरा कंसेप्ट समझाने का तरीका आपको, कि कभी भी अगर माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ से 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा याद करने जाओगे ना एग्जाम में 100% आप मिस्टेक करोगे ही, और ऐसा अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से माइंड में रहेगा। बहुत लोग अलग अलग एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है इससे बेटर एग्जाम्पल हो नहीं सकता, ठीक है। अब देख लेते हैं डिनोटेड एज, ये जो हमारा डिनोट करने का तरीका, ठीक है। तो फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो दिख रहा ना आपको नीचे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये डिनोट करने का तरीका है। x जो है वो डोमेन में रहेगा, y जो है वो को डोमेन में रहेगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम ही हमारा सेवियर है, ठीक है। तो ए बी सी ये क्या हुए, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे ए बी, ये डोमेन हुआ। फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी में, तो ये कोडोमेन हुआ। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं, वैसे मैं लिख सकते थे, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 8 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं। ए बी और सी ये किस किस से कनेक्ट हुए, ये 2 4 और 6 से कनेक्ट हुए। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 को हम 2 तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट किस फॉर्म में कर सकते हैं, एफ ऑफ ए, 4 को एफ ऑफ बी, 6 को एफ ऑफ सी। समझ में आ गया, इतना इजी है रिप्रेजेंट करना एक फंक्शन को, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2 4 6 से तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं कोडोमेन के एलिमेंट को, लेकिन उसका रिलेशन डोमेन के साथ कैसा है, एफ ऑफ ए के फॉर्म में है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी के फॉर्म में। तो ये फंक्शन कैन बी डिनोटेड एज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बस ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऑपरेशंस, प्लस माइनस जो नॉर्मल ऑपरेशंस रहते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसी को देखेंगे किसके फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में। तो आइए अब देख लेते हैं एडिशन। एडिशन वाली जो कंडीशन है वो मैच करती है कहाँ, प्रोडक्ट वाले से, सब्ट्रैक्शन वाले से। क्यों ऐसा मैच हो क्यों रहा है, क्योंकि जब कभी भी हमें f प्लस जी करना है, f प्लस जी करना है, दैट मीन्स मुझे f का भी काम है, g का भी काम है। f की जो वैल्यू है, f की जो हमें यहाँ पे दी गई है कि f इज d1 to r, g इज d2 to r, दैट मीन्स d1 और d2, इन दोनों में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे। और ये जो कॉम्बिनेशन है,
मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स जो D1 में भी है और D2 में भी है, तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब पढ़ा था ना सेट्स में, उसी का यूज़ हो रहा है। D1 के कुछ एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, D2 के कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं जो D1 में हो, और D1 के कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिए जा रहे हैं जो D2 में हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन वाले हमें एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा F+G का डोमेन, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शंस का यूज़ हुआ डोमेन में। अब जो ये F+G का जो डोमेन है, ये भी कहाँ तक जाएगा? जब D1 R तक जा रहा है, D2 भी R तक जा रहा है, तो F+G का डोमेन भी तो R तक जाएगा। बात खत्म। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ ही लिख दी कि F+G इज़ फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R, दैट इज़ रियल नंबर्स के पूरे सेट तक। अब ये तो चीज़ है गिवन, लेकिन अब ये जो मेन फॉर्मूला है वो कहाँ से बना? वो बहुत ही इजीली बना। F+G ऑफ x लिखेंगे तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? f(x) + g(x). सिमिलरली नीचे भी वैसा ही होगा, f इंटू जी करेंगे, यानी f और g दोनों का काम आ रहा है, यानी दोनों के डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे उन्हीं को लेना है, जो f में भी हो जो g में भी हो, दोनों को चाहिए हमें। तो D1 इंटरसेक्शन D2 करो और जो कॉमन आता है उसको ले लो। ठीक है, अब इधर पे भी कहाँ तक जाएगा? ये R तक गया, D2 वाला भी R तक गया, तो D1 इंटरसेक्शन D2 भी कहाँ तक जाएगा? इसकी पहुँच कहाँ तक होगी? R तक होगी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुआ, f इंटू जी एक्स। ठीक है, f इंटू जी ऑफ एक्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? f(x) इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत इजीली हम इसको लिख सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि ऐसा सोचना पड़े कि बहुत कुछ टफ है, कुछ टफ नहीं है। सिंपली इसको मैंने क्या किया, प्लस को तोड़ा और दो x को इधर पे भी डाला, g के पास भी डाला और f के पास भी डाला, यानी मैं सिंपल लिख सकती हूँ कि f+g ऑफ x लिख रहे हैं तो f(x) g ऑफ x को लिख दो और बीच में प्लस का साइन लगा दो। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट, सिमिलरली वी कैन राइट इट फॉर सब्ट्रैक्शन, दैट इज डिफरेंस, f माइनस जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? f(x) माइनस जी ऑफ एक्स। सब जगह मैंने साइड में लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। ये जो फॉर ऑल का साइन है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये ऐसा होता है। ठीक है, पूरा फॉर ऑल फॉर एवरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर ऑल डायरेक्ट लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, ये क्या शो कर रहा है कि x जो है वो डोमेन में है, होता ही है x डोमेन में। फॉर f अपॉन g ऑफ x, तो f(x) अपॉन g ऑफ x, इसको भी तोड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी। वो कंडीशन क्या है कि हम सब x को लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे x हम नहीं ले सकते जिसके आते ही g ऑफ x 0 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि नीचे तो 0 चलता नहीं है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसको लिखे कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। x जो है वो कहाँ बिलोंग करता है? डोमेन में बिलोंग करता है, लेकिन हमें ऐसे x नहीं चाहिए जिनकी वैल्यू पुट करते ही g ऑफ x 0 हो जाए। ठीक है, तो माइनस x सच दैट ऐसे कुछ x हटाए गए जिनमें g ऑफ x की वैल्यू 0 में हो जा रही है कन्वर्ट। ठीक है, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखा है, कभी भी आप रेफर करोगे नोट्स को, माइंड में आ जाएगा। रिमूव g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, क्यों हटाए जा रहे हैं ऐसे g ऑफ x इक्वल्स टू 0 वाले? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है, तो पर्पल कलर का बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फा इंटू एफ एक जगह है, उसका x। ठीक है, तो फंक्शन अल्फा एफ ऑफ एक्स है, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? उसमें मैं अल्फा को बाहर निकाल सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स को साथ में ला सकती हूँ। अल्फा है क्या? अल्फा तो एक सिंपल कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने पहले पढ़ लिया था, प्रोडक्ट में आपने देखा ये क्या है, f इंटू जी। यहाँ पे दो फंक्शंस थे, पर ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है? अल्फा, यानी क्या? अल्फा कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो ये कांस्टेंट की जगह मैंने 2 डाल दिया, 2 इंटू एफ एक ब्रैकेट में ऑफ एक्स, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2 को अलग और एफ ऑफ एक्स को अलग, बात वही है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में क्या होता है? ऑब्वियस है, रेसिप्रोकल में क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग कर देते तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 ऑफ एफ था, ब्रैकेट में एक्स था,
मैंने क्या किया, x को भेज दिया f के पास कि नहीं भाई x तुम्हारा दोस्त है, तुम रखो। तो 1/f(x) फॉर एवरी x। क्यों, अब यहाँ पे फिर कंडीशन क्यों लगा रहे हैं हम? ये कंडीशन जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि f(x) जो है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो हमें ऐसे x हटा देने पड़ेंगे डोमेन में से जिनकी वैल्यू f(x) = 0 हो जाए। बात खत्म, ठीक है। तो रिमूव f(x) = 0 फ्रॉम D डोमेन सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ मैंने दोनों जगह मेंशन की है और देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है f(x) 0 नहीं हो सकता, g(x) 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलो और एक देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये जो है ये पार्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, यानी कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगी क्योंकि इसके बाद आप मुझे कहाँ मिलोगे, अगले वीडियो में। कुछ टाइम ले लो, आप 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, थोड़ा रेस्ट करके आओ, फिर से ज्वाइन करना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। और उसकी लिंक जो है मैं एज अ कार्ड लास्ट में अटैच कर ही दूँगी। फिर भी अगर वो नहीं मिलती तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, नेक्स्ट वीडियो लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करना, सीधे नेक्स्ट वीडियो पे पहुँच जाओगे। और अगर प्रीवियस वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हो, वो तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ उसके बारे में बताया। बट लेकिन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, तो उस पे तो ज़रूर जाना है। कब जाना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है फिर जाना है। 10-15 मिनट का ब्रेक लो, एक चिट लगा के रख दो अपने टेबल पे कि मुझे 10-15 मिनट बाद आना है और इस लेक्चर को करना है। नाम याद रखना, मैथमेटिक्स अनलीज्ड। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो अभी क्योंकि वीडियो एंड हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। लाइक कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। और अभी फिलहाल शेयर मत करने बैठना, पढ़ना है हमें, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शंस आपको दिख ही रहे हैं, 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू, ये सब होते ही हैं। उसके बाद 1 1 एंड ऑन टू जिसे बाइजेक्शन बोलते हैं। तो इंजेक्शन, सरजेक्शन, बाइजेक्शन ये किसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन एक रहता है जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। ऑन टू फंक्शन एक रहता है जिसे हम बोलते हैं सरजेक्शन। 1 1 और ऑन टू दोनों मिला के हम बोलते हैं बाइजेक्शन। तो ये इंजेक्शन, सरजेक्शन, बाइजेक्शन ये 3 नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपके माइंड में एक इसके लिए वो बैठ जाए कि हाँ इंजेक्शन था यानी 1 1 था, सरजेक्शन यानी ऑन टू था, इन दोनों का मिला के बाइजेक्शन था। तो ये चीज़ बैठ जानी चाहिए माइंड में, इसीलिए ये पर्टिकुलर टर्म्स दिए गए हैं। वरना आपको हमेशा हमारे मतलब माइंड में क्या रहना चाहिए कि 1 1, मैनी 1, ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये होते क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनको डिफ्रेंशिएट करना भी तो आना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपकी क्या जाती है, आपको याद ही नहीं रहता एग्जाम में कि 1 1 कौन सा है, ऑन टू कौन सा है, सब मिक्स हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद रखना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल फ्रेम करना पड़ेगा और उसके थ्रू हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट किया तो ये होगा नहीं, और इसको डायरेक्ट रट्टा भी नहीं मार सकते क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज़ याद कब रहती है। मुझे तो कोई चीज़ रट्टा मार के याद रहती नहीं थी। रट्टा तो क्या, मुझे कोई लर्न करने को भी बोल देता था तो वो भी याद नहीं रहती थी। मुझे आज भी टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम जाती है क्योंकि मुझे लर्निंग का पावर ही नहीं है। तो अब ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब लर्निंग में प्रॉब्लम जाती है तो दूसरे तरीके अपने आप रहते हैं सामने, हम उसको देख नहीं पाते, तो वो चीज़ें अपनानी पड़ती है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स लेने हैं जिसके थ्रू हम इन पर्टिकुलर टर्म्स को याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारा फर्स्ट टाइप जो कि है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, और ये हम समझे तो समझे कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बेटर रहेगा। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन और इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। ठीक है, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज लेके आते हो बी में, तभी हम इसको 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है, ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स ए के कवर हो रहे हैं और ये यूनिक एलिमेंट्स को जाके अटैच हो रहे हैं बी के। ठीक है, कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जिसके 2 ऐसे इमेज निकल आते हो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के अपने अलग अलग इमेज है, यूनिक इमेज है, तो कोई टेंशन नहीं है इस बात की। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो हर एक एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज है, तो ये चीज़ आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही होगी। तो एक बार नीचे देख लेते हैं कि क्या गिवन है हमें।
ये देखो, f फ्रॉम a टू b इज 1-1 फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, अगर मान लो a और b दोनों इक्वल नहीं है तो हमें f ऑफ a और f ऑफ b ये दोनों भी इक्वल नहीं मिलने चाहिए। ऑब्वियस है, डिफरेंट बोल रहे हैं तो a और b डिफरेंट हुए तो इनकी इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। ये क्या है, ये सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होने चाहिए। समझ में आ गया होगा। अगर इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर इमेजेस डिफरेंट हैं तो अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। अगर एलिमेंट्स सेम है, ए और बी अगर इक्वल है तो इमेजेस भी इक्वल होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा कि ये फंक्शन से डिफरेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन तो फंक्शन जैसी लग रही है। तो 1-1 कब नहीं होता ये देख लेते हैं। तो 1-1 कब होता है ये समझ में आ जाएगा। ये जो डायग्राम है इसमें पिंक वाला डोमेन, ब्राउन वाला कोडोमेन। ठीक है, ए से बी में क्या है, फंक्शन जी जा रहा है। यहाँ पे बी और सी एक फंक्शन को जाके लग रहे हैं जो कि है टी, यानी बी और सी जो दो डॉग्स हैं उनका एक ही ओनर है टी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर दिख रही है तो ये 1-1 नहीं होगा, पर ये फंक्शन तो है, फंक्शन की एक कंडीशन है कि ये चलेगा। लेकिन जब B से T जा रहा है और C से T जा रहा है, दैट मीन्स दो डॉग्स हैं और एक ओनर है, ये वाली कंडीशन 1-1 में नहीं लगेगी। 1-1 में बोला जा रहा है हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए हर एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यानी हर एक डॉग के लिए, हर एक डिफरेंट डॉग के लिए हर एक डिफरेंट ओनर होना चाहिए। ये रूल है 1-1 का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो डॉग्स के लिए एक ओनर नहीं चलेगा। ये फंक्शंस के लिए चलता है। एक नॉर्मली फंक्शन में अगर बोल दे कि बी और सी का जो ओनर है वो टी है तो चलेगा, इट इज़ अ फंक्शन, बट इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन। ये चीज़ माइंड में रखनी है। 1-1 एक टाइप है ना, तो ये इसमें यही तो एक यूनिक मतलब इसका फीचर है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके इमेज बिल्कुल अलग होंगे, यानी सीधे सीधे लाइन जाएगी और एक ओनर को ही जाके लगेगी। ठीक है, यानी डॉग जो है वो अपने ही ओनर के पास जाएगा, और प्लस अगर दो डॉग्स हैं तो उन दो डॉग्स का ओनर सेम नहीं हो सकता, हर एक डॉग का ओनर डिफरेंट होगा। दिस इज द रूल फॉर 1-1 फंक्शन। अब देख लेते हैं मैनी वन फंक्शन। देखो नाम ही है मैनी वन। ठीक है, तो इधर पे क्या बोला गया है, एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, it is said to be many one if two or more elements in a set A have same image in B। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैनी वन फंक्शन बोला गया है, तो यहाँ पे दो डॉग्स के सेम ओनर हो सकते हैं। यहाँ पे S और Z देखो यहाँ पे दिख रहा होगा पर्पल में, S और Z, इनके डॉग्स कौन कौन है, A B है Z का, C E है S का, यानी ये ए बी के सेम इमेज बनते हैं Z पे, सी और ई का सेम इमेज बनता है यहाँ S में, यानी S जो हुआ वो सेम इमेज हुआ किसका, C और E का, और ए बी का सेम इमेज कौन सा हुआ, Z हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि दो अगर डॉग्स हैं भी तो वो एक ओनर के पास जा सकते हैं। यहाँ पे छूट दी गई है, 1-1 में नहीं दी गई थी, मैनी वन में दे दी गई है, यानी 1-1 का उल्टा है मैनी वन। 1-1 में ये चीज़ रोक लगाई गई थी कि दो डॉग्स एक ओनर के पास नहीं जा सकते, यानी ऐसे ही ओनर आएंगे जिनके पास अपना अलग से डॉग हो। ठीक है, या फिर ऐसे ही डॉग आएंगे जिनका अपना अलग से एक ओनर हो। दो डॉग्स का अगर सेम ओनर है तो वो नहीं आ सकते, तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो मैनी वन में जा सकते हैं। यानी 2 डॉग्स, 3 डॉग्स, 4 डॉग्स अगर इनका सेम ओनर है तो चलेगा। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स इन सेट ए, डेफिनेशन में ही लिखा है हैव सेम इमेज। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि सी डी और ई इन तीनों का इमेज क्या है, एस है, यानी ये 3 डॉग्स का ओनर कौन है, एस। तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, 3 डॉग्स का ओनर है, बहुत ईजी है ऑन टू। ठीक है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑन टू फंक्शन और सजेक्शन इफ every element of B is an image of some element of A। ये क्या बोला जा रहा है अब,
बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इमेज है कुछ एलिमेंट्स के ए के। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो डायग्राम वगैरह थोड़ा देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ये चीज़ नहीं देखते हैं अभी, ठीक है। ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ए जा रहा है एक्स के पास, बी जा रहा है डब्ल्यू के पास, सी और डी वाई के पास जा रहे हैं, ई जा रहा है जेड के। ऑल एलिमेंट्स आर कवर्ड एंड ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये सबके सब कवर हो गए हैं। एक चीज़ देखा है क्या, कोई ऐसा दिख रहा है क्या यहाँ पे बचा हुआ? तो आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बाय लक बाय चांस। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ये थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन है। ये है सर्जेक्शन ऑन टू, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑल एलिमेंट्स आर कवर्ड, कहाँ के? कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। तो जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड रहेंगे तो रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि डोमेन के एलिमेंट से जो रिलेटेड पर्टिकुलर एलिमेंट्स रहते हैं उसके सेट को रेंज बोला जाता है। तो यहाँ पे तो भाई सारे के सारे सेट ही रिलेटेड है कोडोमेन में। किससे रिलेटेड है? डोमेन के सब एलिमेंट से रिलेटेड है। दैट मीन्स कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज में कन्वर्ट हो गया है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ। ये रहा, रेड से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए जो है यानी फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये एफ ऑफ ए जो है ये एफ ऑफ ए इसको बोलते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी। ए और बी लिखना चाहिए था, एक्स वाई लिख दिया, चलता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए जो है, ए जो सेट है उसका पूरा फंक्शन इज इक्वल्स टू बी। तो ये चीज़ अगर नहीं भी समझ में आई, बाय चांस नहीं समझ में आई, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, माइंड में बिठा लो, बात खत्म। आपको कोई डेफिनेशन लिखने को बोलता है नहीं एग्जाम में, लेकिन बात को समझना आना चाहिए। और ऑन टू क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है दूसरे सेट से, डोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है दूसरे सेट के एलिमेंट्स से, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा कोडोमेन ही हमारा रेंज में कन्वर्ट हो गया। रेंज इज समथिंग इन विच कि सारे कोडोमेन जो रहते हैं, सारे डोमेन के एलिमेंट्स जो रहते हैं वो किस किस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड है, उसका जो सेट है उसे बोला जाता है रेंज। यानी अगर मान लो यहाँ पे एक समथिंग पी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता यहाँ पे डोमेन कोडोमेन में वाई में, तो वो एक पी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता उसकी वजह से क्या होता कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये जो एलिमेंट्स हैं ये बनाते रेंज और पी बाहर हो जाता है उस रेंज से। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ऑन टू में इट इज़ कंपलसरी कि सारे के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, किसके? कोडोमेन के। और जब सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कवर हो जाते हैं, रिलेटेड होते हैं डोमेन के एलिमेंट से, तो इससे क्या पता चलता है कि कोडोमेन पूरा का पूरा ही रेंज में कन्वर्ट हो गया है। अब ऑन टू समझ लिया ना, इन टू समझोगे तो ऑन टू और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे? ऑन टू का थोड़ा सा उल्टा ही है इन टू, ठीक है। A function f from a to b is an into function if there exists an element b having no pre-image in a। कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा इधर पे जिसका कोई साथी नहीं होगा, यानी कोई डॉगी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे a b c d e तक डॉग्स है, यानी कितने डॉग्स हैं? 5 डॉग्स हैं। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है देखते हैं कोडोमेन में, S T U V W X Y, ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक ने अपना अपना ओनर को ढूंढ लिया, ठीक है। A ने V को ढूंढ लिया, B ने W को ढूंढ लिया, C ने T को, D ने S को, E ने X को, लेकिन Y तो अकेला रह गया। Y जो है वो एक्स्ट्रा था, वो बहरूपिया था, वो किसी डॉग को लालच देने के लिए खड़ा था, ठीक है। लेकिन डॉग्स लॉयल होते हैं, वो अपने ओनर के पास चले गए और इसकी वजह से वो अकेला रह गया। तो वाई जो है वो अकेला रह गया, यानी उसके घर में किसी ने अलाउ नहीं किया था डॉग लेने को, ठीक है। तो इसकी वजह से वाई अकेला रह गया और इसीलिए वाई का कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज किसको बोलते हैं? सामने डोमेन में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसको प्री इमेज बोलते हैं। और इमेज किसको बोलते हैं? डोमेन जिससे रिलेटेड रहता है, यानी डोमेन में रहने वाले एलिमेंट्स जिससे रिलेटेड रहते हैं कोडोमेन में, उसे बोलते हैं इमेज। यानी ए का इमेज क्या हुआ? वी हुआ, बी का इमेज डब्ल्यू हुआ। समझ में आया? ठीक है।
तो यहाँ पे y का जो है प्री इमेज तो कुछ है नहीं, और इसकी वजह से ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। और जबकि हमने यहाँ पे देखा था कि सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे थे, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा रह जा रहा है, इसलिए इनटू ये हुआ और ऑन टू वो हुआ। तो ऑन टू में ऐसा होता है और इनटू में ऐसा होता है, ये चीज़ याद कैसे रहेगी? सीधी बात है, ऑन टू जो रहता है नाम क्या है? ऑन टू, यानी ए के सारे एलिमेंट ऑन टू है, रिलेटेड ऑन टू है किसके? बी के सारे एलिमेंट से। यानी एक्स के सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड है? वाई के सारे एलिमेंट से। तो ऑन टू इस तरह से याद रखो, और इसका उल्टा होता है इनटू। इनटू के लिए कुछ भी मत रखो माइंड में। तो जैसे ही इनटू आएगा आपको पता होगा ऑन टू क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और पूरा का पूरा डोमेन जो है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनटू क्या होता है? एक ना एक एक्स्ट्रा रह जाता है एलिमेंट जो कि कनेक्टेड नहीं रहता है किसी से, और जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है और उसे हम इनटू बोलते हैं। ठीक है, अब f फ्रॉम a टू b इनटू फंक्शन होगा अगर ऑन टू नहीं हुआ तो। सीधी सी बात है, ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू ही होगा। ऑन टू नहीं हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे जो सारे के सारे एलिमेंट्स है ये कवर नहीं होंगे, यहाँ पे कोई ना कोई छूट जाएगा। या अब ऑन टू और 1 1 अगर ऐसा केस दिख जाए तो ये बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी यहाँ पे 2 रूल्स लगाए गए हैं, यानी जो डॉगी है वो अपने ओनर के पास जाएगा और 2 डॉगीज एक ओनर के पास नहीं जा सकते, यानी 1 1 है, सीधा कट कट 1 1। ठीक है, और ऑन टू मीन्स क्या कि हर एक डॉगी अपने ओनर के पास तो जाएगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ डॉगीज रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, उसके हिसाब से ओनर रहेंगे, और एक भी एक्स्ट्रा ओनर नहीं रहेगा जो बहरूपिया बन के झांसा दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ओनर्स हैं वो सब जैम पैक्ड रहेंगे, यानी उनके पास डॉगी रहेगा। ठीक है, ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है, यानी हर किसी के पास देख रहे हैं आप कनेक्शन है अपने डॉगी के साथ, वो डॉगी आया उनके पास। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा कि जो एक्स्ट्रा बच गया हो, तो इसे बोलते हैं ऑन टू। और साथ में आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी 2 डॉगी एक के पास नहीं जा रहा, हर एक डॉगी अपने पर्टिकुलर मालिक के पास जा रहा है, कोई भी 2 डॉगी एक के पास नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वैसे में मैनी वन में ये चीज़ अलाउड रहती है कि बहुत सारे डॉगीज एक के पास जा सकते हैं, क्योंकि एक ओनर के पास बहुत सारे डॉगीज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ओनर के पास बहुत सारे डॉगीज नहीं हैं, हर एक का ऐसा रहता है कि हर एक ओनर का एक ही डॉगी रहेगा। तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस लगी है। ठीक है, तो तब जाके बोला जाता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 3 तरह के फंक्शंस हमने देखे। ठीक है, इंजेक्टिव यानी सीधा सीधा 1 1, जहाँ पे सीधा सीधा एक डॉगी एक ओनर वाला रिलेशन है। ठीक है, और ऑन टू देखा जहाँ पे जितने नंबर ऑफ कोड डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से उनके सब जैम पैक्ड डॉगीज हैं। ठीक है, यानी डॉगीज के हिसाब से ओनर परफेक्ट है और एक भी एक्स्ट्रा ओनर नहीं बचा, खाली 1 1 और ऑन टू, इन दोनों कंडीशंस को मिला के हमें मिलता है बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव का आपने देख लिया डायग्राम। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डॉग्स इन ए हैज डिफरेंट ओनर्स। ठीक है, ये कंडीशन चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी हैव आर इमेजेस ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में या फिर जितने भी ओनर्स हैं बी में, उनका अपना डॉगी अलग से होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर कट मीनिंग था। और पता है कोई और एग्जाम्पल लेते हैं ना तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है ना ये माइंड में बहुत ईजिली बैठ जा रहा है, क्योंकि पेट्स से हम बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बैठ जा रही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये हो गया है, लेकिन अभी भी पूरा चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक चिट लगा के रख लो टेबल पे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है, और वो वीडियो लेक्चर कुछ देर गैप लेना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, खाना वाना खा के आओ, जाके रिफ्रेशमेंट थोड़ा सा ले लो, और उसके बाद जाके आके फिर से बैठ के ये वीडियोस कंप्लीट करना। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, तो 1 by 1 वीडियोज़ अपलोड होंगे। नेक्स्ट वीडियो का अगर चाहिए आपको तो कार्ड आपको मिल जाएगा, उस कार्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्ड, उस पर क्लिक करो, और लाइक करना मत भूलना, लाइक अभी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अभी जा रहे हो तो फिलहाल शेयर करते हुए जाना।
कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो आज मैंने लिया डॉगी और ओनर वाला आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करो, और नेक्स्ट लेक्चर पे ज्वाइन होना है तो लिंक पे क्लिक करो, नीचे वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, लिंक्स आपको प्रॉपरली अवेलेबल करवाई जाएगी। बस आपको एक चीज़ करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।